वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का भरपूर स्वागत है। साथियों, आज हम देखने वाले हैं पटवारी चयन परीक्षा 2023 में 31 मार्च 2023 सभी शिफ्ट के पूछे गए क्वेश्चंस आंसर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। डेली हम आपके लिए एग्जाम एनालिसिस लेकर आते हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं हम 31 मार्च का एग्जाम एनालिसिस किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे, किस विषय से क्वेश्चंस बाहर निकल कर आए, सभी जानकारी हम आपको देंगे और सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ऑथेंटिक इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया एमपी जीके से कि मध्य प्रदेश विधानसभा के पहली बार चुनाव कब आयोजित किए गए थे। तो जो हमारा मध्य प्रदेश का विधानसभा है, इसके चुनाव सबसे पहले कब आयोजित किए गए थे? तो किए गए थे 1951 में। कब? 1951 में मध्य प्रदेश सबसे पहले विधानसभा के चुनाव आयोजित किए गए थे। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1951। अगला प्रश्न है पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पर्यावरणीय विज्ञान। क्या कहा जाता है? पर्यावरण के जो अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अध्ययन को तो बोलते हैं पर्यावरणीय विज्ञान। फिर अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय कृषि और विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जो हमारा देश का राष्ट्रीय कृषि और विपणन संस्थान है, ये हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। कहाँ पर? जयपुर में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान में एक बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान भी है, यानी कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, जो कि बीकानेर में है। तो ये इससे जुड़ा हुआ प्रश्न था। तो राष्ट्रीय कृषि और विपणन संस्थान हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर जयपुर। अगली स्लाइड पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया फूलों का कलर किस वजह से आता है? तो दोस्तों, वो आता है वर्णी लवक के कारण। क्या के लिए कारण? वर्णी लवक के कारण। तो दोस्तों, अलग अलग प्रकार के वर्ण फूलों में पाए जाते हैं, इससे उनके कलर अलग अलग होते हैं। ऐसा ही सब्जियों के साथ भी होता है, तभी उनमें अलग अलग कलर की सब्जियां आपने देखी होगी। फिर अगला हमारा रानी कमलापति महल मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो वो हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। कहाँ पर? भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन। और दोस्तों, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भी हमारे भोपाल में है और रानी कमलापति महल ये भी हमारे भोपाल में ही है। चलिए अगला देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में सिंहस्थ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो वो उज्जैन में। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों एक ही स्थान पर सिंहस्थ मेले का आयोजन किया जाता है, वो कहाँ पर? उज्जैन में किया जाता है। और पूरे भारत की हम बात करें तो 4 जगह पर, हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और हमारा उज्जैन, तो इन 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगता है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो एकमात्र स्थान है हमारे मध्य प्रदेश में, वो है उज्जैन। शिप्रा नदी किनारे यहाँ पर सिंहस्थ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में किया जाता है। जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करता है उस समय कुंभ मेला लगता है मध्य प्रदेश में। चलिए अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइंस का बुखार का मुख्य कारण क्या है? तो जो हमें फीवर आता है बुखार, इसका मुख्य कारण क्या है? तो वो है संक्रमण। क्या है? संक्रमण। किसी भी प्रकार का संक्रमण हो सकता है हमें, उससे क्या होता है? हमें बुखार आ जाता है। तो बुखार का मुख्य कारण हो जाएगा संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गेहूं पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितना समर्थन मूल्य दिया जाता है? तो दिया जाता है 2250 रुपये। कितना? 2250 रुपये, जो कि 2022-23 के लिए है। ये प्रत्येक वर्ष थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं, इसमें 50 रुपये राशि हर बार बढ़ जाती है। तो दोस्तों 2022-23 के लिए हम बात करें तो गेहूं का समर्थन मूल्य कितना है? वो है 2250 रुपये। इसमें किसानों को क्या करना होता है कि जो सरकार के केंद्र होते हैं, खरीदी केंद्र, वहाँ पर अपने गेहूं को बेचना होता है या उनको तोलना होता है, और उसका रेट बिल्कुल फिक्स होता है, वो होता है 2250 रुपये प्रति क्विंटल। अगला है मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला कौन सा है? तो वो है हमारा बुरहानपुर जिला। क्या है? बुरहानपुर जिला, जिसको दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार में हम बोलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक 80 का केला भी है, और इसको गंजेड़ियों का स्वर्ग भी बोलते हैं। किसको? बुरहानपुर जिले को। तो मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा बुरहानपुर जिला। अगला प्रश्न है गुप्त काल के कितने शिलालेख मध्य प्रदेश में स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। किसका? हिस्ट्री का। तो गुप्त काल के कितने शिलालेख मध्य प्रदेश में स्थित हैं? तो दोस्तों टोटल 4 शिलालेख ऐसे हैं गुप्त काल के जो हमारे मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो देख लेते हैं एक एक। पहला है हुब्बड़ शिलालेख। क्या है? हुब्बड़ शिलालेख, जो कि बैतूल जिले में है। दूसरा है हमारा इकोना शिलालेख, जो कि रायसेन जिले में। कहाँ पर? रायसेन में। तीसरा है भोपाल पत्तनम शिलालेख, ये भी रायसेन जिले में है। और लास्ट है हमारा गुप्तेश्वर मंदिर शिलालेख, जो कि दमोह जिले में। कहाँ पर? दमोह जिले में है। चलिए एक बार फिर रिपीट करते हैं। तो पहला है हमारा हुब्बड़ शिलालेख, जो कि बैतूल में है। दूसरा है इकोना शिलालेख, जो कि रायसेन में है। तीसरा है भोपाल पत्तनम, जो कि रायसेन जिले में है। और गुप्तेश्वर मंदिर शिलालेख ये दमोह जिले में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गुप्त काल में कितने शिलालेख मध्य प्रदेश में? तो करेक्ट आंसर टोटल हमारे पास 4 शिलालेख हैं गुप्त कालीन। फिर अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन द्वारा उड़िया भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। आप सभी को पता होगा कि 8वीं सूची में टोटल हमारी कितनी 22 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी? 22 भाषाएं। तो प्रश्न बोल रहा है कि जो हमारी उड़िया भाषा है, उड़िया जो कि उड़ीसा की भाषा है, तो इसको किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो वो था 92वां संविधान संशोधन 2003 में। कब? तो 92 अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन में, और 2003 में ये हुआ था। तो याद रखें आप, 92वां संविधान संशोधन वर्ष था इसका 2003। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कुल कितने फसल क्षेत्र हैं? क्या है? मध्य प्रदेश में टोटल कितने फसल क्षेत्र हैं, यानी कि क्रॉप एरियाज हैं? तो लगभग 8 प्रकार के। कितने? लगभग 8 हमारे पास क्रॉप एरिया हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार की फसल बोई जाती है। जैसे कि मालवा का क्षेत्र हो गया,
तो दोस्तों ये अपने सोयाबीन और गेहूं के लिए है। फिर हमारा जो नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र है यहाँ पर चावल बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर जो हमारा मुरैना का क्षेत्र है वहाँ पर सरसों काफ़ी मात्रा में होती है। और जो हमारे गुना और ये स्वीदिश वाला क्षेत्र है यहाँ पर धनिया और चना काफ़ी अच्छा होता है। तो मध्य प्रदेश को कुल कितने फसल क्षेत्र में बांटा गया है? तो टोटल 8 फसल क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है। अगला हमारा दतिया महल पर किस शासक का प्रभाव रहा? तो दोस्तों जो हमारा दतिया का महल था इसको किसने गवर्न किया? यहाँ पर किस शासन का प्रभाव रहा? तो थे हमारे बीर सिंह द्वितीय। कौन से? तो जो राजा महाराजा बीर सिंह द्वितीय थे इनका यहाँ पर इस महल पर प्रभाव रहा था। इन्होंने यहाँ पर शासन किया था दतिया महल पर। तो कौन थे वो? वे थे बीर सिंह द्वितीय। अगला हमारा दतिया का महल किस वास्तुकला में बना हुआ है? तो जो दतिया का महल है जिस पर वीर सिंह द्वितीय का प्रभाव था ये किस वास्तुकला में बनाया गया? तो ये भारतीय और इस्लामिक वास्तुकला में बनाया गया। किसमें? भारतीय और इस्लामिक वास्तुकला में बनाया गया है। तो यानी दोनों दोस्तों इंडो प्लस इस्लामिक दोनों का ही यहाँ पर मिक्सचर देखा गया है हमारे दतिया के महल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन पूछा है। तो प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा टाइगर रिजर्व हमारे पश्चिम बंगाल राज्य में है? तो वो है बक्सा टाइगर रिजर्व। कौन सा है? तो बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में? तो ये हमारे पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। इसके साथ ही जो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है, सुंदरवन डेल्टा, वो भी हमारे पश्चिम बंगाल राज्य में ही पड़ता है, जो अपने रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो निम्नलिखित में से बक्सा टाइगर रिजर्व भी हमारे पश्चिम बंगाल और सुंदरवन टाइगर रिजर्व भी हमारा पश्चिम बंगाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल की हम राजधानी की बात करें तो कोलकाता। कौन सी रखी है राजधानी? कोलकाता, जो कि हुगली नदी किनारे। किसके नदी किनारे? हुगली नदी। और मुख्यमंत्री की हम बात करें तो ममता बनर्जी, पार्टी पूछे तो तृणमूल कांग्रेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है? तो दोस्तों बहुत फेमस रचना ही है मधुशाला। क्या है? मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे। तो हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है? तो वो है हमारी मधुशाला। क्या है? मधुशाला। एक बहुत ही फेमस कवि हुआ करते थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मधुशाला। फिर अगला प्रश्न है तोरण मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो ये जो तोरण मंदिर है ये किस भगवान को समर्पित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान विष्णु को। किसको? जो हमारे लॉर्ड विष्णु है उनको समर्पित है। कौन सा मंदिर? तोरण का मंदिर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा केमिस्ट्री से ही। सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो जो सोडियम है इसका प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? वो है Na। क्या है? Na। Na से हम सोडियम को प्रदर्शित करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा Na। सोडियम को प्रदर्शित करने वाला इसका प्रतीक चिन्ह है। फिर अगला प्रश्न है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो हुई थी 15 अगस्त 1995। यानी कि 15 अगस्त 1995 को क्या हुआ था? भारत में इंटरनेट की शुरुआत हो गई थी। करेक्ट आंसर है 15 अगस्त 1995। बिल्कुल याद रखेंगे। फिर अगला हमारा मांडू में छप्पन महल की शताब्दी में बनाया गया। तो जो मांडू में स्थित छप्पन महल है इसको किस शताब्दी में बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था 15वीं शताब्दी में। कब? 15वीं शताब्दी। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मांडू को क्या बोलते हैं? तो मांडू को बोलते हैं सिटी ऑफ जॉय। और ये किस जिले में पड़ता है? तो हमारे धार जिले में। आप इंदौर से कंफ्यूज मत हो जाना। कभी बहुत सारे हम क्या करते हैं इंदौर क्लिक कर देते हैं कि जो हमारा मांडू है वो इंदौर जिले में, लेकिन नहीं, मांडू और पीतमपुर दोनों ही किस में पड़ते हैं? दोनों ही धार जिले में पड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना नहीं है। क्या प्रश्न बोला है कि कौन सी रचना ऐसी जो तुलसीदास जी की नहीं है? तो दोस्तों इसमें 3 उनकी रचना दी होगी और 1 उनकी रचना नहीं दी होगी। तो हम थोड़ी यहाँ पर देख लेते हैं तुलसीदास जी की रचना। तो तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचनाओं में तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कबीर रामायण, जानकी मंगल, कल्याणी, बालकांड, गीतावली, दोहावली, वैराग्य, सांदीपनी। क्या है? तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कबीर रामायण, जानकी मंगल, कल्याणी, बालकांड, गीतावली, वैराग्य, सांदीपनी और दोहावली सभी किसकी? महाकवि तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। तो प्रश्न में इनकी रचना नहीं पूछी थी, तो 3 इनकी रचना दी होगी और 1 इनकी रचना नहीं दी होगी। फिर अगला प्रश्न था हमारा सबसे बड़ा फ्लोटिंग सेलुलर स्टेशन किस वर्ष में संचालित होगा? तो दोस्तों इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो सबसे बड़ा हमारा सोलर स्टेशन है ये ओंकारेश्वर में लग रहा है। कहाँ पर? ओंकारेश्वर में। जो आपने ओंकारेश्वर जलाशय परियोजना देखी होगी उसके पीछे जो बैक वाटर है उसी के ऊपर ही लगने वाला है। तो ये भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर स्टेशन होगा जो कि हमारे खंडवा जिले ओंकारेश्वर में लगाया जा रहा है। फिर अगला प्रश्न है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में गिद्धों की संख्या कितनी है? यानी टोटल यहाँ वल्चर्स का नंबर पूछे हैं कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में कितने वल्चर्स टोटल? तो दोस्तों वो है 9446। यानी काफ़ी इंप्रेसिव नंबर है। तो 9446 टोटल गिद्ध पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में रिकॉर्ड किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है? जो हमारा वेनेजुएला देश है जो कि हमारा एक साउथ अमेरिकन देश से कौन सा है? साउथ अमेरिका का देश है, लैटिन अमेरिकन देश भी बोल सकते हैं इसको। तो वेनेजुएला की राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगी काराकस। कौन सी हो जाएगी? काराकस। और हम क्या देख रहे हैं? तो हम देख रहे हैं एमपी पटवारी 31 मार्च के दोनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम देख रहे हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर दोस्तों एक प्रश्न आया था मालवा क्षेत्र के जिले का नाम पूछा गया था कि मालवा क्षेत्र में कौन से जिले हैं? तो लगभग दोस्तों टोटल मालवा में हमारे 10 जिले शामिल है। कितने? 10 जिले शामिल है, जिसमें इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, नीमच, मंदसौर, आगर मालवा, है ना। दोस्तों टोटल हमारे 10 जिले हैं
जो कि मालवा क्षेत्र में, मालवा रीजन में शामिल किए गए हैं। तो इनसे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न यहाँ पर परीक्षा में पूछा गया था। फिर अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी 600 मेगावाट वाली बिजली परियोजना है? तो वो है हमारी सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना। कौन सी? संत सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना है 600 मेगावाट वाली परियोजना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, और ये भी खंडवा जिले में ही स्थित है। फिर अगला हमारा, राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार किसे नहीं दिया जाता है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार है ये सिर्फ महिला को दिया जाता है। किसको? सिर्फ महिला को दिया जाता है, बाकी और किसी भी कैटेगरी में ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो प्रश्न था कि राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार किसे नहीं दिया जाता है? तो ये पुरुषों को नहीं दिया जाता है, सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा एमपी के सही कि उज्जैन सिंधिया वंश के अधिकार में कब आया? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सिंधिया वंश का उज्जैन शासन रहा था, उज्जैन और ग्वालियर में। तो प्रश्न बोल रहा है कि सिंधिया वंश का उज्जैन पर अधिकार कब हुआ था? तो वो हुआ था 1737 में। कब? 1737 में सिंधिया वंश का उज्जैन में शासन हो गया था, और इनके द्वारा यहाँ पर बहुत बहुत प्रसिद्ध मंदिर वगैरह बनाए गए, जैसे कि गोपाल मंदिर है। फिर यहाँ का जो टावर चौक है जिसको घंटाघर बोलते हैं, तो वो भी सब सिंधिया वंश के दौरान ही बनाए गए थे, जो कि यहाँ के प्रसिद्ध मोन्यूमेंट है उज्जैन के। फिर अगला हमारा, फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट का स्टोरेज किसमें होता है? तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है हमारा, फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट का स्टोरेज किसमें होता है? तो होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देशों की तुलना में कम होना क्या कहलाता है? यानी दोस्तों अपने देश की जो मुद्रा है वो दूसरे देश की मुद्रा से कमजोर हो रही है, जिसकी रुपया लगातार डॉलर से कमजोर हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मुद्रा का अवमूल्यन। क्या बोलेंगे? मुद्रा का अवमूल्यन। यानी जो हमारी करेंसी है, हमारी मुद्रा है, उसकी वैल्यू क्या है? डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? उसकी वैल्यू गिर रही है। जैसे कि पहले $1 हमारा 75 के करीब हुआ करता था, अब 82 हो गया है। क्या हो गया है? 82। तो अपने देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की तुलना में कम होना क्या कहलाता है? तो कहलाता है मुद्रा अवमूल्यन कहलाता है। और इससे हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खर्चा भी बढ़ जाता है, जिससे हमारा ट्रेड डेफिसिट भी हर देश के साथ बढ़ता है, और राजकोषीय घाटा भी हमारा लगातार बढ़ता जाता है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरला ग्रेवाल। कौन थी मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल? तो हो जाएगी हमारी सरला ग्रेवाल। और अगर पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो हो जाएगी उमा भारती। कौन हो जाएगी? उमा भारती 2003 में। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी श्रीमती सरला ग्रेवाल। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद होते हैं 4 प्रकार के। कितने छंद? टोटल 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी का क्वेश्चन था, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा 4 प्रकार के। फिर अगला प्रश्न है, एथलीट ऑफ ईयर कौन है? तो आरोन जज। कौन है? आरोन जज। हालांकि नया प्रश्न है। तो एथलीट ऑफ ईयर कौन है? तो वो है आरोन जज। फिर दोस्तों क्या है, रिएक्टिव पदार्थ किसे कहते हैं? इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आया था, इसका आंसर नहीं है। तो रिएक्टिव पदार्थ किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। फिर अगला हमारा, फतेहगढ़ का किला कहां पर स्थित है? कौन सा किला? फतेहगढ़ का किला कहां पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल में। कहां पर? भोपाल में है फतेहगढ़ का किला। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है संविधान का, कि भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो उधार या उधार का थैला। तो भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो ये तो उधार है, उधार का थैला है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो हमारा देश का संविधान है वो ब्रिटेन से, अमेरिका से, साउथ अमेरिका से, साउथ अफ्रीका से, ऐसे अलग अलग देशों से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, फिर आयरलैंड से, रशिया से थोड़ा बहुत। इसलिए दोस्तों भारत का संविधान क्या बोला गया है? इसको उधार या उधार का थैला बोला गया है। किसको? भारत के संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन सा नहीं है? तो दोस्तों 3 ऐसे राज्य दिए होंगे जिनकी सीमा हमारे मध्य प्रदेश से लगती है, और एक राज्य ऐसा दिया होगा जिसकी सीमा हमारे मध्य प्रदेश राज्य से नहीं लगती है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा पड़ोसी राज्य नहीं है? तो दोस्तों टोटल हमारे मध्य प्रदेश की सीमा लगती है 5 राज्यों से। कितने? 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। तो टोटल से हमारी सीमा लगती है। इसके अलावा 3 ऑप्शन तो दिए होंगे, लेकिन कोई भी दे दिया होगा, या फिर उन्होंने वो आपको झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुछ भी दे सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो टोटल हमारी सीमा 5 राज्यों से लगती है। तो उत्तर में उत्तर प्रदेश है हमारे, उत्तर पश्चिम में राजस्थान है, पूर्व में छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में महाराष्ट्र है, और पश्चिम में हमारा गुजरात राज्य है। तो ये मैंने आपको दिशा वाइज भी इनकी लोकेशन बता दी है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में नोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कौन सा? तो नोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हमारे पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कौन सा? नोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की रेंज कितनी है? तो वह है 900 किलोमीटर। कितनी है? 900 किलोमीटर की रेंज में हमारा जो सतपुड़ा है, इसकी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। किसकी? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। करेक्ट आंसर हो जाएगा 900 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है? तो दोस्तों कौन सा पदार्थ है जो कि बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि उसको हम डिग्रेड करके फिर से कुछ उसका नया प्रोडक्ट बना सकते हैं? तो वो है हमारा प्लास्टिक। क्या है? प्लास्टिक, जो कि एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, यानी कि पदार्थ है। अगला प्रश्न है, अभिखम्ब मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? क्या अभिखम्ब मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो खजुराहो में स्थित है। कहाँ पर? खजुराहो में स्थित है। और खजुराहो क्यों प्रसिद्ध है? तो खजुराहो अपने प्रसिद्ध मंदिरों के लिए, मोन्यूमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिनको विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है। और खजुराहो का जिला पूछे तो वह छतरपुर। खजुराहो का जो मंदिर कॉम्प्लेक्स है वो किसने बनवाए? तो चंदेल राजाओं ने बनवाए हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा,
भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये चोटी लिखा है, छोटी लिखा गया है ना। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा पर्वत, जो कि हमारे सिक्किम राज्य में, कहाँ पर? सिक्किम राज्य में पड़ता है कंचनजंगा। और अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो वो है हमारा माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में लोग क्या बोलते हैं? सागर माथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सागर माथा। और जो तिब्बत में क्या बोलते हैं इसको? लोमू चंगमा। क्या बोलते हैं? लोमू चंगमा। तो आप ये भी याद रखें, प्रश्न आ सकता है। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है हमारी कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में पड़ती है। फिर नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पवन द्वारा किस पेड़ में प्रजनन होता है? तो दोस्तों जो पवन है हमारी वायु है, इसके द्वारा किस पेड़ में प्रजनन होता है? तो होता है देवदार के वृक्ष में। किसमें? देवदार के वृक्ष में। अगला प्रश्न है, एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो आप सभी को पता होगा कि एनीमिया हमें रक्त अल्पता यानी कि रक्त की कमी से क्या हो जाता है? ब्लड की कमी से हमें एनीमिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया रोग। तो एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त की कमी से। फिर अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो वो था हमारा 7वां संशोधन अधिनियम 1956। कौन सा था? तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम था हमारा, जो कि 1956 में पारित हुआ था। इसके साथ एक व्यक्ति दोस्तों एक से अधिक राज्य का राज्यपाल रह सकता है, और राज्यपाल की कोई फिक्स डेट नहीं होती है। जब तक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी की कृपा उस पर बने प्रसाद पर्यंत बना रहता है, जब तक उनकी कृपा उस पर बनी रहेगी, वो किसी भी राज्य का राज्यपाल बना हुआ रह सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद उसको हटना है। वो जब तक राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी की उस पर कृपा रहेगी, प्रसाद पर्यंत रहेगा, उनका प्रसाद रहेगा, तब तक वो उस राज्य का राज्यपाल रह सकता है, और एक से अधिक राज्य का राज्यपाल भी रह सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे राज्यपाल को स्वतंत्र प्रभार दूसरे राज्य का भी दे दिया जाता है। तो ये इंपोर्टेंट संविधान संशोधन कौन सा था? तो था हमारा 7वां संविधान संशोधन, जो कि 1956 में लाया गया था। अगला प्रश्न है, एसएन प्रतीक किसे दर्शाता है? तो दोस्तों जो हमारा एसएन है ये किसका प्रतीक है? तो ये है टीन का। किसका? टीन का एसएन। तो थोड़ा सा आप ऐसे सिंबल भी याद कर लें, क्योंकि ऐसे परीक्षा में प्रश्न पूछ जा रहे हैं। फिर अगला हमारा सिंथेटिक फाइबर किससे बनता है? ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। किसका? सिंथेटिक फाइबर किससे बनता है? परीक्षा में प्रश्न आया था। अगर आपको उत्तर पता हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आपका कमेंट में पिन कर दूंगा। फिर अगला हमारा सतना का गोला मठ कहाँ स्थित है? कौन सा? जो सतना जिला है इसमें गोला मठ कहाँ पर स्थित है? तो हमारे मेहर जिले में। कहाँ पर? मेले जिले में। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध हमारा शक्तिपीठ भी, शारदा माता का शक्तिपीठ, तो वो भी मेहर में ही है। तो सतना में गोला मठ कहाँ स्थित है? मेहर में स्थित है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैविक खाद बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो हमारा जैविक खाद है उसके लिए हम पत्ते, गोबर, जो नीम की पत्तियाँ वगैरह रहती हैं, और जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल रहता है, जो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल होता है, उससे हम जैविक खाद बनाते हैं। सब्जियों के छिलके वगैरह, नारियल के छिलके, ऐसे ना। तो जैविक खाद बनाने में किसका उपयोग होता है? तो नट्टे, ये नट्टे नहीं, गत्ते। क्या है? गत्ते, कागज के गत्ते या प्लास्टिक, सॉरी प्लास्टिक नहीं, हार्ड प्लास्टिक नहीं, गत्ते, पत्ते, गोबर खाद, बायोमास आदि का हम उपयोग करते हैं जैविक खाद बनाने में। और ये भूमि की उर्वरक क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, और केमिकल फ्री भी रहता है। अगला हमारा क्विक सिल्वर किससे कहते हैं? तो क्विक सिल्वर किसे होता है? उसको बोलते हैं जीवाणुनाशक। क्या बोलते हैं? जीवाणुनाशक। क्विक सिल्वर बोला जाता है जीवाणुनाशक को। फिर अगला हमारा भारत सरकार के राजकोषीय घाटे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों वही मैंने आपको बताया कि भारत सरकार की जो भी, जब हमारी मुद्रा अवमूल्यन होती है, जब इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो हमें राजकोषीय घाटा होता है। यानी हम जितना कमा नहीं पा रहे हैं उससे ज़्यादा हम खर्च कर रहे हैं, तो फिर हमारा राजकोषीय घाटा हो जाता है। तो उससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया था। फिर अगला प्रश्न है, जब दो वस्तु पानी में डालते हैं तो कौन सा बल कार्य करता है? तो उनके ऊपर अभिभावक बल कार्य करता है। कौन सा? अभिभावक बल। तो जब दो वस्तु पानी में डालते हैं तो हमारा अभिभावक बल कार्य करता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो वह है औद्योगिकरण। क्या है? तो दोस्तों सबसे जब पर्यावरण प्रदूषण होता है किस कारण होता है? वो होता है औद्योगिकरण के कारण। और दोस्तों आप देख सकते हैं जितने भी विकसित देश है हमारे, जैसे यूरोप के, अमेरिका के, ये पहले अपने हिस्से का प्रदूषण कर चुके हैं, और अब जितने भी विकासशील देश हैं वो कोई भी नया कारखाना लगाएंगे, कोई भी नया पावर प्लांट लगाएंगे, तो ये पर्यावरण प्रदूषण की दुहाई देते और आ जाएंगे, और वो हमारे उस काम में अड़चन पैदा करेंगे। एनजीओ के माध्यम से एनजीओ को पैसा दे देंगे, और फिर वो सरकार को काम करने नहीं देते हैं। जबकि दोस्तों जो हम ये लोग अपने हिस्से का पर्यावरण प्रदूषण काफ़ी पहले, आज से 200 से 300 साल पहले ही कर चुके हैं औद्योगिकरण के नाम पर। तो इसलिए निम्न में से पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण क्या है? वो है औद्योगिकरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन की कमी से कौन से रोग होता है? तो विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों डेली एक विटामिन उसकी कमी से होने वाला रोग पूछ रहा है, या विटामिन का रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो आप सभी विटामिन और उनके बारे में पढ़ ले अच्छे से। अगर मैं आपको एक एक विटामिन को बताता तो वीडियो हमारा काफ़ी बड़ा हो जाता, और फिर आप वीडियो बड़ा देखते नहीं है, उसको 1-2 मिनट देख कर ही छोड़ देते हैं, तो इसलिए हमने फिर डाला नहीं उसमें। तो आप थोड़ा सा जरूर पढ़ लें। तो वीडियो हमारा यहीं तक था। वीडियो आपका कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। चैनल पर आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर अच्छा लगा हो तो। कोई भी अगर डाउट हो या आपका सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके बता दें। वीडियो हमारा यहीं तक था। देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, राम राम।